गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने डेली के मॉर्निंग थॉट के बारे में बात करते हैं। और उसके भी पहले प्लीज चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो टेलीग्राम के लिंक पर सारी चीजें अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। वहां जाकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी। उनका एक कथन था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यानी कि सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको खुद अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को पहचानना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप निखर कर सामने आएंगे। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ में खूब मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ जो है अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगे रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 7 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मना रहे हैं। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जैसा फूड से रिलेटेड है, यानी कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को इस तरीके का खाना मिले जिससे कि उसका जो हेल्थ है वो सही से डेवलप हो पाए, है ना, और उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो पाए। इन्हीं विचारधाराओं को लेकर ये डे मनाया जाता है। और 2023 में इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो 2023 में इस बार की जो थीम है वो है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, यानी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो वो आपके लाइफ को बचाने का काम करते हैं। ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इसकी स्टार्टिंग के बारे में बात करा जाए तो 2019 में जिनेवा में सम्मेलन हुआ था, जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके साथ साथ में एक अदीस अबाबा सम्मेलन भी हुआ था, अदीस अबाबा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसमें खाद्य सुरक्षा का भविष्य इस थीम के साथ में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी पहली बार मनाया गया था। और इस बार किस नंबर का एडिशन हम मना रहे हैं? तो 5वें नंबर का एडिशन हम मना रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड में। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो भी हमारा 2016 से लेकर 2025 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या मना रहा है? तो उसमें मना रहा है कि एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, है ना। मतलब ये जो एक्शन ऑन न्यूट्रिशन का ये जो डिकेड है, यानी जो ये दशक है, ये मनाया जा रहा है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, 2016 से लेकर 2025 के बीच में। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करें, जैसा कि हम सबको पता ही है कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ पर गई हैं? तो ये गई हैं सूरीनाम की यात्रा पर। सूरीनाम एक देश है जिसकी यात्रा पर गई हैं, और वहां पर इनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से इनको सम्मानित किया गया है। 5 जून को ये सम्मान इनको मिला है। और किसने इनको प्रदान किया ये सम्मान? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इनके द्वारा ही पुरस्कार प्रदान किया गया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, साथ में ही जब दो देशों के राष्ट्रपति मिलेंगे तो चाय कॉफी पे तो मिलेंगे नहीं, ये बात भी करेंगे। तो बात किन बातों पर करी गई? बात इन कृषि को लेकर, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर बात करी जा रही है। और नेचुरल तरीके से, किस तरीके से जो हेल्थ केयर है दोनों देशों के बीच में, उसको इम्प्रूव किया जा सके, क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, इन विषयों को लेकर बात करा गया है, एक दूसरे के विकास के लिए और एक दूसरे की हेल्प के लिए। क्लियर है? ओके देखो, सूरीनाम के बारे में जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो उसका स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, और स्पेशली जो देश है या स्टेट है उसका जो मैप है वो भी हम यहाँ पर बताते हैं। तो आप सबको मैं अच्छे से बता दूं कि सूरीनाम को जब आप देखना चाहोगे वर्ल्ड के मैप में, तो आपको दक्षिण अमेरिका, यानी जो दक्षिणी अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहां पर जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको सूरीनाम देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और आपको बहुत छोटे से एक एरिया में देखने को मिल जाएगा सूरीनाम। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सूरीनाम जो है पहले नीदरलैंड का
एक उपनिवेश था और इसको आज़ादी अभी हाल ही में मिली है, बहुत दिन नहीं हुए हैं। 25 नवंबर 1975 को इसको आज़ादी मिली थी और नीदरलैंड का ये उपनिवेश था, इसलिए आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज मिलेगी वो डच लैंग्वेज ज़्यादातर देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। राजधानी पारामारी वो है यहाँ की। राजभाषा यहाँ पर डच है और मुद्रा यहाँ पर सूरीनाम डॉलर चलती है। क्लियर है? देखो, अब हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना के बारे में। स्मृति मंधाना के बारे में हम सबको अच्छे से पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की क्रिकेटर है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके लिए? रैंगलर ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रैंगलर, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि रैंगलर एक कंपनी है जो जो आउटफिट्स को प्रदान करने का काम करती है। तो उसकी ही रैंगलर की ही एक कंपनी है जिसका नाम है एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक खुदरा कंपनी है और जिसके द्वारा ही जो भारतीय क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, इनको रैंगलर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है, इसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए ही, इसको आगे बढ़ाने के लिए ही रैंगलर जो कंपनी है उसको एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम स्मृति मंधाना जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि स्मृति मंधाना जी क्रिकेट से रिलेट करती है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। साथ में ही अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज कवर करा था कि महिला प्रीमियर लीग भी हुआ था, यानी जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे डब्ल्यूपीएल भी हुआ था। तो उसमें इस स्मृति मंधाना का जो रेट था वो कितना था? तो इनको जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है उनके द्वारा खरीदा गया था 3.4 करोड़ रुपए में, है ना। तो अब इससे क्या पता चलता है? इससे इनकी जो ब्रांड वैल्यू है ये हमें समझ में आती है। क्लियर? ओके, हमने बात कर लिया स्मृति मंधाना जी के बारे में, जिनको रैंगलर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, देखिए एक नियुक्ति के बारे में हम यहाँ पर बात करें। नियुक्ति क्या है देख लेते हैं। तो द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओके, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो निदेशक मंडल है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सुश्री निर्मला लक्ष्मण को। किसे चुना गया है? सुश्री निर्मला लक्ष्मण को चुना गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये किसकी जगह लेंगी? तो ये जगह ले रही हैं सुश्री मालिनी पार्थसारथी की। किसकी जगह ले रही हैं? तो मालिनी पार्थसारथी की जगह ले रही हैं, जिनका कार्यकाल 5 जून को समाप्त हो गया है। क्लियर है? ठीक है। और निर्मला सीतारमण, सॉरी, जो निर्मला लक्ष्मण है उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो द हिंदू के ही जो विभिन्न प्रकाशन वाले जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ये काम कर चुकी है। तो इनको काफी टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो भी है। क्लियर? देखिए हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं? तो हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड एक मीडिया कंपनी के रूप में काम करती है, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो चेन्नई में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कई सारे इसके जो डिपार्टमेंट हैं जो प्रकाशन करते हैं, जैसे फ्रंटलाइन, स्पोर्ट्स स्टार, हिंदू बिजनेसमैन, ये सारे इसके प्रकाशन हैं। और साथ में द हिंदू की वेबसाइट भी है और मोबाइल ऐप भी है जिसके माध्यम से ये काम करते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। और पहले ये क्या था? एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा था, हिंदू धार्मिक और सार्वजनिक जो ट्रस्ट है उसके रूप में ये काम कर रहा था। इसके बाद इस ट्रस्ट के द्वारा द हिंदू को अधिग्रहित कर लिया गया। द हिंदू जो पत्रकार है ना, पत्रकारिता है, उसको क्या कर लिया गया? अधिग्रहण कर लिया गया उसका। अब इसके बाद से ही जो ये ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से जो जर्नलिज्म का फील्ड है उसमें सामने आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी उत्कृष्टता के लिए, अपने काम के लिए जाना जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए, वो द हिंदू को जरूर पढ़ते हैं। साथ में ही इसको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, कुछ अवार्ड भी मिले हैं, जिसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिल चुका है और सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र के लिए। और साथ में ही इसको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पुरस्कार भी मिला हुआ है। किस चीज के लिए? सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र के लिए। और अपनी उत्कृष्टता के लिए, अब जो ये काम करता है उसके लिए इसको रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिल चुका है। क्लियर हो गया? देखिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो समाज कल्याण विभाग है उसके
राज्य मंत्री है कौन? तो समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री हैं असीम अरुण। कौन है? असीम अरुण। तो इनके द्वारा एक आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू करी गई है जिसका नाम रखा गया है एल्डर लाइन। क्या नाम रखा गया है? एल्डर लाइन। और ये नंबर क्या है? तो नंबर है 14567। इसको डायल करके आप किसी भी बेसहारा बुजुर्ग के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं जो आपको आपको जो है रोड पे पड़े हुए मिल जाए, या स्टेशन पे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, या अन्य जगहों पर कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो जब ये नंबर आप डायल करेंगे तो समाज कल्याण विभाग की टीम आएगी और इन बुजुर्गों को, इन जो बेसहारा हो चुके हैं, इनको ले जाकर वृद्धाश्रम में सही से रखेगी, उनकी देखभाल करेगी। समझ में आ गया क्या कहने की कोशिश की जा रही है? तो ये एक एल्डर लाइन के नाम से एक हेल्पलाइन शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश का जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट है, जो समाज कल्याण विभाग है, उसके द्वारा। क्लियर? हाँ जी। अब जो, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हमने बात कर ली है असीम अरुण के बारे में, बात कर ली है जिन्होंने पहले भी एक हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 को जारी करा था। क्लियर? अब देखो, जो वृद्धाश्रम है उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहां पर आपको प्रत्येक जिले में एक एक वृद्धाश्रम देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें वृद्धाश्रम में महिला वृद्धों के लिए, महिला बुजुर्गों के लिए और पुरुष बुजुर्गों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अच्छा, इन वृद्धाश्रम में जो ये ओल्ड एज होम है, इसमें किस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं वो भी जान लेते हैं। तो देखो, इनमें जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी, उनके स्वास्थ्य के लिए करी जाएगी, उनके स्वास्थ्य की जांच करी जाएगी। इसके अलावा जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इनका हेल्थ की जांच है वो कितने दिनों में करी जाएगी? तो हर 15 दिन में करी जाएगी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि वृद्धाश्रम में एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करी जाती है। और हर तरीके से जो बुजुर्ग हैं उनको मनोरंजन के साथ साथ में, स्वास्थ्य के साथ साथ में, जो भोजन है उसके साथ साथ में, उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको भी इनहेंस करने की कोशिश करी जाती है, यानी उसको भी क्वालिटी वाइज भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाती है, जिससे कि वो एक साथ मिलकर रहकर साथ में एक अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है। देखिए, पहले क्या था, नाश्ते का जो नाश्ता 75 रुपए में मिल जाता था, अब 114 रुपए देने पर नाश्ता मिलेगा। महीने में 2500 रुपए दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने नए कपड़े खरीद सके। और इसके अलावा 200 रुपए की दवाइयाँ दी जाएंगी प्रति माह के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा 6000 से अधिक जो बुजुर्ग हैं, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि उनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जोड़ने का भी काम किया जाएगा, और जिससे कि उनको पॉकेट मनी मिल सके। और इसके अलावा जिनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से नहीं जोड़ा जाएगा उनके लिए भी पॉकेट मनी की पेशकश की जा रही है। ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, उसमें वृद्धों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करी जा रही है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जो यूपी गवर्नमेंट के से रिलेट करती है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं, जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो 6 जून को इन्होंने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च करा है, जिसका नाम क्या रखा गया है? अंतर्दृष्टि। क्या नाम रखा गया है? अंतर्दृष्टि नाम का एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च करा गया है। और मैं बता दूं आपको कि ये डैशबोर्ड क्या काम करेगा। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है ये, यानी कि पूरे भारत में बहुत से ऐसे दूर दराज वाले इलाके हैं जहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं कम देखने को मिलेंगी आपको, या जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं, या किसी तरीके से वित्तीय सुविधाएं हैं उससे ज्यादा वंचित रह गए हैं, है ना। तो ऐसी जगहों पर काम करना, तो ऐसी जगहों की पहले पहचान की जाएगी और उसके बाद उन जगहों पर जाकर काम किया जाएगा। तो इसी के लिए एक जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा एक डैशबोर्ड के बारे में बात किया गया जिसका नाम रखा गया अंतर्दृष्टि, है ना। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड होगा, और जिसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि। ये सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। ओके। द डैशबोर्ड विल प्रोवाइड नेसेसरी इंसाइट्स टू access and monitor the progress of financial inclusion by capturing relevant parameters. Okay. देखो, वित्तीय समावेशन सूचकांक भी जारी किया जाएगा। अब ये क्या सूचकांक है? तो जैसे सूचकांक में हम कहते हैं ना कि
जीरो से लेकर 100 तक का इसमें रेटिंग दी जाएगी। जीरो का मतलब ये है कि वहां पर जो वित्तीय समावेशन है बिल्कुल जीरो है, और जैसे जैसे इसकी स्केल ऊपर जा रही है इसका मतलब वित्तीय समावेशन की स्थिति अच्छी है। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया को जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। वित्तीय समावेशन को मापने के लिए 2021 में वित्तीय समावेशन इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। यानी जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है या वित्तीय समावेशन इंडेक्स है उसको लॉन्च कब करा गया था? तो 2021 में लॉन्च करा गया था। इसका उद्देश्य ही ये है कि फाइनेंशियली जो ग्रोथ है उसमें किस तरीके से हमारे देश के हर एक एरिया को शामिल किया जा सके। ठीक है, इसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डाक सेवाएं जैसी सभी जानकारियां शामिल करी गई हैं। क्लियर हो गया आपको? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत करा गया था, 1934 में कर लिया गया था। और 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और साथ में ही राष्ट्रीयकरण के साथ साथ में ये भारत में जितने भी बैंक हैं उसका मालिक भी बन गया था। यानी कि आरबीआई जो है एक प्रमुख के रूप में काम कर रहा था भारत में काम करने वाले बैंकों के लिए। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 1949 में ही उसको ये अधिकार भी दे दिया गया था कि ये जो बैंकों को विनियमित कर सकता है, यानी उनकी देख रेख भी कर सकता है, उनके काम की जांच भी कर सकता है। आरबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो पहली आरबीआई का मुख्यालय था वो कहाँ पर था? तो कोलकाता में था, और उसको बाद में शिफ्ट करके मुंबई ले आया गया। और गवर्नर के बारे में हम सबको अच्छे से पता है, शक्तिकांत दास जी। ओके, देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बुक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक कथकली डांसर हैं जिनका नाम है के गोपाल कृष्णन। ठीक है, के गोपाल कृष्णन ने कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड इस नाम की एक बुक लिखी है, और इन्होंने इस पुस्तक को जारी भी करा है। इस बुक में स्पेशली जो कथकली डांस है उससे रिलेटेड बात की गई है। यानी जो ग्रीन रूम है, कलाकारों की जो स्थिति होती है लंबे समय तक जो वो मेकअप करके रखते हैं, तो उस समय उनकी जो मनोदशा होती है उन सभी का विशेष तरीके से उल्लेख किया गया है। साथ में अगर मैं कथकली के बारे में बात कर लूं तो ये भारत का 400 साल पुराना विरासत के रूप में, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में है, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और हिंदू धर्म से रिलेटेड जो जो एक तरीके से जो कहानियां हैं, जो नाटक है, हिंदू महाकाव्य में लिखी हुई जो बातें हैं उसको एक आर्ट के फॉर्म में व्यक्त करता है, एक नृत्य के फॉर्म में व्यक्त करता है। और आप देखेंगे तो इसमें अभिनय भी देखने को मिलेगा, वाद्य भी है, और इसमें आपको नृत्य के साथ साथ में रंगमंच के भी मजे लेने का मौका आपको मिलता है। कथकली के बारे में बात करें तो कथकली कहाँ से रिलेट करता है, किस स्टेट से रिलेट करता है? तो हम सबको अच्छे से पता है कि कथकली जो है केरल से रिलेट करता है, भारत के केरल राज्य से। क्लियर? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे देश के जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। इनके बारे में अगर बात करते हैं हम तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इन्होंने 5 जून को, 5 जून मतलब कि जब इन्वायरमेंट डे था, तो उस अवसर पर बंदरगाहों वाला जो एरिया होता है ना, पोर्ट वाला जो एरिया होता है, वहां पर इन्होंने 2500 पेड़ पौधे लगाए। कितने पेड़ पौधे लगवाए हैं? तो 2500 पेड़ पौधे लगवाए हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि 2022 में अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जब ये सम्मेलन हो रहा था, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, तो इस सम्मेलन में ही एक एमओयू पर हस्ताक्षर करे गए थे चेन्नई पोर्ट और मैमर्स वाटरवेज लीजर टूरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। ठीक है, चेन्नई पोर्ट और मैमर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच में स्पेशली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा शुरू करने के लिए, है ना। तो जब ये हस्ताक्षर हो गया इन दोनों के बीच में, चेन्नई पोर्ट भी इसमें शामिल था, मैमर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल था। इसके बाद से ही इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्रूज बनाया जिसका नाम क्या है? एमवी एम्प्रेस। क्या नाम है? एमवी एम्प्रेस नाम का एक क्रूज बनाया, जिसमें लागत कितनी आई है? तो 17.21 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी लागत आई है? 17.21 करोड़ रुपए की लागत आई है ना। अब इससे क्या होगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एमवी
एम्प्रेस है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज के रूप में काम करेगा और ये रवाना कर दिया गया है चेन्नई से। कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिससे कि भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री व्यापार बढ़ेगा और इसके अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर? ओके, हमने बात कर ली श्रीलंका और चेन्नई के बारे में, जिसमें जहां के लिए श्रीलंका के लिए क्रूज को रवाना कर दिया गया है, जिसका नाम है एमवी एम्प्रेस। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस के बारे में बात करो तो सबसे पहले तो जैसा कि आप इसको डिजाइन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इसका फीचर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको, यानी आपको मतलब यात्रियों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। जो नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उससे लैस है ये क्रूज, है ना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि विश्व स्तर पर अब इसको संचालित किया जाएगा भारत के द्वारा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो नामीबिया की यात्रा पर गए हैं। कहाँ पर? नामीबिया की यात्रा पर गए हैं और नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है ना। तो यहाँ पर जब ये गए तो वहाँ के विदेश मंत्री कौन है? तो नेटुम्बो नंदी नैदतवाह वहाँ की विदेश मंत्री हैं। तो इन दोनों की सह अध्यक्षता में कुछ बातों पर चर्चा हुई और कुछ समझौते करे गए हैं। तो वो उन बातों को देख लेते हैं कि किस बातों पर चर्चा हुई है और किन पे सहयोग के बारे में बात करा गया है। तो देखो, दोनों देशों के बीच में स्पेशली साइबर सुरक्षा को लेकर, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सुधार को लेकर और रिसर्च को लेकर बात करी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर बात करी गई है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे, इसके ऊपर भी समझौता किया गया है दोनों देशों के देश मंत्रियों के बीच में। क्लियर हो गया? जैसा कि हमने बात कर लिया भारत और नामीबिया के बारे में। क्लियर? ओके, अब नामीबिया के बारे में, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है, नामीबिया को अगर आप देखना चाहते हो तो आप अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखो। क्या देखोगे? अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखोगे तो दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आपको नामीबिया देखने को यहाँ पर मिल रहा है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का तो देश है ही, साथ में ही पश्चिम में अटलांटिक महासागर की सीमा से लगा हुआ है। आप देख रहे हो ना, ये अटलांटिक ओशन दिख रहा है यहाँ पर, तो इसकी सीमा से भी नामीबिया लगा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जैसा कि विंडहोक इसकी राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी यही है। 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यानी इसकी भी जो स्वतंत्रता है वो बहुत पुरानी नहीं है। आप देख सकते हैं 21 मार्च 1990 को ये इसको फ्रीडम मिली थी। किससे? दक्षिण अफ्रीका से इसको स्वतंत्रता मिली थी। पहले ये क्या था? दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश के रूप में काम कर रहा था। अगर आप इसका मैप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसके अटलांटिक तट के साथ में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है नाबिफ रेगिस्तान। पूरब में कालाहारी रेगिस्तान मिल जाएगा और केंद्र में बहुत सारे जो इसका केंद्रीय पार्ट है, नामीबिया का जो हिस्सा है, इसमें आपको पठार भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए, आइए हम बात कर रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं, उनके बीच में कुछ बातों को लेकर चर्चा हुई है और कुछ समझौते किए गए हैं। तो भारत की तरफ से जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, हम सबको अच्छे से पता है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। और अमेरिका की तरफ से जो रक्षा सचिव हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, है ना। इन दोनों ने मिलकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसके लिए कुछ साझेदारी करने की बात करी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का मतलब है हिंद प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उसके विषय में कुछ नियम बनाने की बात करी है और उसके ऊपर साझेदारी की बात करी है और स्पेशली उसकी सुरक्षा के बारे में और उसका जो क्षेत्र निर्धारण है, जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, उसके ऊपर स्पेशली बात करी गई है। और इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि भारत के जो सीडीएस हैं, सीडीएस कौन है यानी डिफेंस स्टाफ जनरल कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और डीआरडीओ के सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत उपस्थित थे और इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। और साथ में यूएस इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के लिए एक रोड मैप पर सहमति हुई है जो आने वाले वर्षों में उनके सहयोग को आकार देने के बारे में काम करेगा। क्लियर? ओके, तो देखो, जैसे भारत और अमेरिका के बारे में स्पेशली जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, जो रक्षा व्यापार है, उसको बढ़ाने के ऊपर, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के ऊपर और जो हमारा हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है
उसकी सुरक्षा के ऊपर बात की गई और उसके लिए नियम बनाए जाएंगे और उसके ऊपर काम किया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी। क्लियर? देखिए, भारत और अमेरिका के राजनयिक संबंधों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ था। और आप सबको अच्छे से पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था और 1947 वाला जो टाइम है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त ही हुआ था, अमेरिका की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो उसको अपने साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि धीरे धीरे इनके संबंधों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, और अभी हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो इनके राजनयिक संबंध काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं दोनों देशों के बीच में, स्पेशली यूएस इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करने के बाद में। यानी जो सैन्य अभ्यास है, रक्षा उपकरण है, खुफिया जानकारी साझा करने की वजह से इन दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिसमें रक्षा संबंधों का, रक्षा उत्पादों का, रक्षा पॉलिसीज का बहुत ज्यादा महत्व है। क्लियर? अब देखो, आर्थिक और व्यापारिक संबंध के बारे में अगर बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में भी, यानी द्विपक्षीय व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, पॉलिसीज बनाई गई हैं, समझौता किया गया है, और दोनों देश मिलकर मुक्त व्यापार के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के ऊपर भी दोनों देशों के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी और जो नए विचार हैं, नवाचार है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर। डिजिटल इंडिया, स्किल जो इंडिया है जैसी जो पहल है, उसका अमेरिका समर्थन करता है। इसके अलावा जो हरित ऊर्जा के लिए काम कर रहा है भारत, सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो काम कर रहा है, उसमें भी अमेरिका ने पूरी तरीके से हेल्प करी है भारत की। क्लियर हो गया? देखिए, आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, स्वेज नहर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि स्वेज नहर हम सबको अच्छे से पता है कि लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है, और स्पेशली ये जो नहर है एशिया और अफ्रीका दोनों को जोड़ने का काम करती है, और एशिया और अफ्रीका में व्यापार का एक बहुत बड़ा माध्यम है स्वेज नहर। तो यही की एक न्यूज है। स्वेज नहर में क्या हुआ कि एक तेल टैंकर टूट गया। क्या टूट गया? तेल टैंकर टूट गया है, जिसकी वजह से सिंगल लेन पर ये था, और जिसकी वजह से जो यात्रा है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। जो 8 पोत थे जो यात्रा पे जा रहे थे, जो परिवहन कर रहे थे, उनकी जो यात्रा है वो रुक गई थी। अब इसको सिंगल लेन से इसको डबल लेन पर शिफ्ट किया जा रहा है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 17 किलोमीटर का जो एरिया है वो डबल लेन सेक्शन है, तो उस पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि परिवहन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सीवी गोर क्या है, और सीवी गोर एक तरीके का एक टैंकर है। क्या है? सीवी गोर एक टैंकर है जिसको 2016 में बनाया गया था, जिसकी लंबाई आप देखोगे तो 274 मीटर है, और चौड़ाई आपको 48.63 मीटर देखने को मिल जाएगी, है ना। तो सिविगोर जो है उत्तरी काफिले का क्या है, एक तरीके से हिस्सा है, जो भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक जाता है। ठीक है, और इस ब्रेकडाउन की वजह से जो 8 अन्य पोत थे जो परिवहन करना चाहते थे वो प्रभावित हुए हैं, ये न्यूज है। ठीक है। अच्छा, स्वेज नहर के बारे में बात करूं तो ये एक आर्टिफिशियल नहर है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया गया है जल मार्ग के माध्यम से परिवहन को करने के लिए, यानी वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को एशिया और अफ्रीका में ले जाने के लिए। क्लियर? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वेज नहर के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो स्वेज नहर है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करने का काम करता है, और ये कृत्रिम नहर है ये, यानी आर्टिफिशियल तरीके से इसका निर्माण किया गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 12% का जो व्यापार है, विश्व में जितना भी व्यापार होता है उसका लगभग 12% का जो व्यापार है वो कहाँ से हो रहा है, तो वो स्वेज नहर से हो रहा है। ये हमें बात पता होना चाहिए। इसके निर्माण के बारे में बात करें तो 1869 में इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था, और 1869 से ही ये काम कर रहा है, और इसके माध्यम से प्राकृतिक तेल और जो प्राकृतिक गैस है, कार्गो परिवहन है, ये सारे इसके माध्यम से होकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इसके अलावा जो भारत है, यूरोप है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, उसमें व्यापार का एक बहुत बड़ा रूट है स्वेज नहर। क्लियर हो गया? देखिए, हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पूरब में आप देखोगे, यानी ईस्टर्न वाला जो एरिया देखोगे, वहां पर बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन आया है, मंथली इन्फ्लेशन आया है, यानी मुद्रास्फीति काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है मंथली, और देखा गया है
कि 9.94% तक पहुंच गई है। कितने? 9.94% तक यहाँ का इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है बांग्लादेश का, जो एक दशक में सबसे ज्यादा वाली महंगाई दर है। यहाँ पर एक दशक का मतलब 10 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई का दर देखा गया है इस पर्टिकुलर मंथ में। बांग्लादेश के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी राजधानी क्या है, ढाका है, और इसको पूरा इसका जो नाम है वो क्या है, तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद है, राष्ट्रपति यहाँ पर अब्दुल हमीद है, और यहाँ पर मुद्रा क्या मिलेगी, तो यहाँ पर मुद्रा मिलेगी टका। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए बांग्लादेश का जो ये इन्फ्लेशन रेट है ये किसके द्वारा बताया गया है, तो ये डेटा रिलीज किया गया है बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, यानी जिसको हम BBS कहते हैं, बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 10 सालों में सबसे ज्यादा जो महंगा महीना था वो कौन था, तो दर क्या थी, इन्फ्लेशन रेट क्या था, तो 9.94% था। क्लियर। देखिए एक वर्ल्ड कप जिसका नाम है फीबा 3x3 वर्ल्ड कप 2023, ये अभी जो ये टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ है, जिसमें सर्बिया पुरुषों के फील्ड में खिताब लेकर गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका महिलाओं के फील्ड में खिताब लेकर गया है। अभी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सर्बिया ने फाइनल में यूएस को हराया, और साथ में यूएस को हराने के बाद में ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, पुरुषों वाले में। और जो अमेरिका है उसने फ्रांस को हराया, और फ्रांस को हराने के बाद में खिताब जीत लिया है वुमेन्स फील्ड में। क्लियर हो गया। हमने बात कर ली इन द मेंस कैटेगरी, सर्बिया एक्सटेंडेड देयर हिस्टोरिक वर्ल्ड कप heroics, capturing their 6th title in just 8th edition after defeating USA in the final। सर्बिया ने यूएसए को डिफीट किया, और वहां पर यूएसए ने फ्रांस को डिफीट करके खिताब जीत लिया है। कौन सा खिताब? फीबा 3x3 वर्ल्ड कप 2023। क्लियर। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल से रिलेटेड एक खिलाड़ी है जिनका नाम है जलांट इब्राहिमोविच। क्या नाम है? जलांट इब्राहिमोविच। तो ये एसी मिलान के स्ट्राइकर हैं। किसके? एसी मिलान के स्ट्राइकर हैं, और इन्होंने ये घोषणा करी है कि अब ये फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे, है ना। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि स्वीडिश खिलाड़ी हैं ये, यानी स्वीडन जो है वहां के से रिलेट करते हैं, और इन्होंने घोषणा कर दी है। और साथ में ही माल्मो, अजॉक्स, जुवेंटस, इंटर, बार्सिलोना, PSG, मैनचेस्टर यूनाइटेड और LA गैलेक्सी जैसे क्लब है उनकी तरफ से ये खेल चुके हैं। स्वीडिश खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जलांट इब्राहिमोविच। ये इतने सारे क्लबों की तरफ से खेल चुके हैं, और अब इन्होंने घोषणा कर दी है कि अब ये फुटबॉल से क्या ले रहे हैं? संन्यास ले रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने स्वीडन, नीदरलैंड, इटली, स्पेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्डन बूट पुरस्कार भी जीता हुआ है। और इसके अलावा 2002, 2006, 2016 फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ 2004, 8 और 12 में UFA यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वीडन का प्रतिनिधित्व भी किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जलांट इब्राहिमोविच किस खेल से रिलेट करते हैं, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कब करी है। क्लियर। Okay, Ibrahimovic has won 34 trophies in his career. Okay, including 11 league titles, 5 UEFA Champions League title and 1 FIFA Club World Cup। है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अवार्ड से भरा हुआ, खिताबों से भरा हुआ इनका करियर रहा है जलांट इब्राहिमोविच का। इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ में, नई बातों के साथ में, नई जोश के साथ में। तब तक खूब पॉजिटिव रहिए, नए जोश के साथ मेहनत करते रहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहिए। तो प्लीज चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।